Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss lecture 22. प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरेटर मॉडल, लोड मॉडल, प्राइम मूवर मॉडल को डिस्कस किया था. नेक्स्ट आपके पास गवर्नर मॉडल है. प्रीवियस लेक्चर से हमने ये कंक्लूड किया था कि जब भी आपने किसी भी उसको लोड चेंज को अगर हम देखेंगे तो उस लोड चेंज को अगर हम कंपनसेट फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं करते तो फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी में जो है वो डिक्रीज आ रहा था. हमने एग्जांपल 9A से इसको डिस्कस जो है किया हुआ है कि कितना आपके पास जो है चेंज आपके पास लोड में आएगा विद योर चेंज इन फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पे है कि सपोज अ जनरेटिंग यूनिट इज ऑपरेटेड विद फिक्स मैकेनिकल पावर आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन. कि अगर आप जो है फिक्स मैकेनिकल पावर आउटपुट के साथ उसको ऑपरेट करा रहे हैं, ठीक है, वो एडजस्ट नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा कि अगर कोई भी लोड चेंज आएगा तो उस लोड चेंज की वजह से आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा और आपके जो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव लोड है वो भी जो है उनमें भी चेंज आएगा, तो वो भी अकॉर्डिंगली ख़ुद को उस लोड चेंज के अगेंस्ट जो है कंपनसेट करेंगे. इसका हमने इस एनालिसिस को हमने एग्जाम्पल 9A में डिस्कस किया है. सो दिस कुड अलाउ सिस्टम फ्रीक्वेंसी टू ट्रिप फार आउटसाइड एक्सेप्टेबल लिमिट. ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ अलाउेबल लिमिट है, ठीक है, +-6% कर ले या +-5%, ठीक है, इतने ही अलाउ होता है कि अगर आपके पास चेंज इन फ्रीक्वेंसी आती है तो वो इतनी अगर आ जाए तो इट्स फाइन. लेकिन फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा अगर फार अवे ड्रिफ्ट कर जाए तो फिर जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. इसमें आपके पास जो सिस्टम है वो अनसिंक्रोनाइज हो जाता है. लेकिन आपने सिस्टम को जो है स्टेबल मोड में ऑपरेट कराना है, तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को हैंडल करें कि किस तरह से आपने इसको कंपनसेट करना है. सो यहाँ पे इसको जो ओवरकम किया जाता है, दिस ओवरकम बाय गवर्नर मैकेनिज्म. गवर्नर मैकेनिज्म इसको ओवरकम करता है. वो किस तरह से ओवरकम करता है कि ये सेंस करता है मशीन स्पीड को एंड जस्ट इनपुट वॉल्व टू चेंज दी मैकेनिकल पावर आउटपुट टू कंपनसेट फॉर लोड चेंजेस एंड टू रिस्टोर फ्रीक्वेंसी टू नॉमिनल वैल्यू. अब जो आपका प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर को कौन सिग्नल देता है? ये गवर्नर मैकेनिज्म प्राइम मूवर को सिग्नल देता है कि इतना मशीन स्पीड जो है वो सेंस करता है, ठीक है, और फिर उसको इंफॉर्मेशन देता है कि आपने अपने वॉल्व को कितना ओपन करना है या कितना उसको क्लोज करना है, सो दैट आप सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को जो है वो नॉमिनल वैल्यू पे एडजस्ट कर सके. जैसे 60 हर्ट्ज थी, ठीक है, ड्रॉप हमारे पास 0.75 का आ रहा था, तो इस 0.75 को एडजस्ट करने के लिए कितनी मैकेनिकल इनपुट को आपने इंक्रीज़ करनी है. इस चीज़ को अर्लियर टाइम में इसको जो आपके पास गवर्नर मैकेनिज्म था, दैट वाज अ सिंपल रोटेटिंग फ्लाई बॉल जो कि सेंस करता था और फिर मैकेनिकल मोशन प्रोवाइड करता था इन रिस्पॉन्स टू दिस स्पीड चेंज. लेकिन अभी आपके पास क्या है कि मॉडर्न गवर्नर्स आपके पास है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से जो है इसको सेंस करते हैं और फिर चेंजेस को कंपनसेट करते हैं. नॉर्मली आपके पास जो है ये कम्बिनेशन आपके पास हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक मीन, ठीक है, कि कितना आपने लोड को वॉल्व की पोजीशन को कितनी आपने एडजस्ट करनी है. यहाँ पे कि सिंपल गवर्नर को हम लेंगे. आपके पास सिंपल गवर्नर जो है इट इज़ नॉन एज एसोक्रोनस गवर्नर, जो कि आपकी इनपुट वॉल्व को एडजस्ट करता है टू अ पॉइंट जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी जो है दोबारा नॉमिनल वैल्यू पे आ जाती है. So for example, if we simply connect the output of the speed sensing mechanism to the valve through a direct linkage, it would never bring the frequency to nominal. हम डायरेक्टली इसको गवर्नर मैकेनिज्म को डायरेक्टली उसके साथ नहीं लगा सकते. यहाँ पे हम इसको इस तरह से करते हैं कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को 0 पे लेके आना है, तो इसको आप थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म करेंगे. तो कंट्रोल इंजीनियर्स इस फीडबैक मैकेनिज्म को रीसेट एक्शन कहते हैं. ये रीसेट एक्शन जो है वो आपके पास क्या होगा, इट इज़ अकॉम्प्लिश बाय इंटीग्रेटिंग द फ्रीक्वेंसी एरर विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्पीड एंड डिजायर्ड और रेफरेंस स्पीड के दरमियान जो है वो डिफरेंस है और इस डिफरेंस को उसको 0 करना है. तो ये थ्रू आपके पास फीडबैक मैकेनिज्म इसको किया जाता है. जैसे कि यहाँ पे शो भी किया गया है, ये आपके पास एसिंक्रोनस गवर्नर का एक मॉडल है. स्टीम वॉल्व, पीछे स्टीम आ रही है, यहाँ पे स्टीम वॉल्व है, ठीक है, इसको जो है कंट्रोल करना है. प्राइम मूवर लगा हुआ है, यहाँ से स्पीड मेजरमेंट डिवाइस लगी होगी जो कि स्पीड को सेंस करेगी. फॉर एग्जाम्पल दैट विल बी ओमेगा और रेफरेंस स्पीड आपकी जो है ये 60 हर्ट्ज है. दोनों के दरमियान डिफरेंस फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नहीं होगा, डेल्टा ओमेगा 0 होगा तो नो एक्शन विल बी टेकन. लेकिन अगर डेल्टा ओमेगा होगा
तो फिर वो एक्शन लेगा। अब वो एक्शन लेट्स सपोज अगर लोड इंक्रीज आता है तो फिर ये आपके पास जो है आपकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप आएगी, डेल्टा ओमेगा आपका माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल लोड आपका कम होता है तो फिर ये आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि माइनस क्लोज वॉल्व के लिए कि आपने वॉल्व को क्लोज करना है तो माइनस आएगा, ठीक है, -1 है, यहाँ से माइनस नहीं माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ओपन वॉल्व के लिए प्लस यूज़ किया गया है। सो यहाँ पे ये कांस्टेंट है के जी आपके पास कांस्टेंट आ रहा है, उसको आप इंटीग्रेट करेंगे और वो अकॉर्डिंगली आपके वॉल्व को जो है ओपन करेगा, कितना ओपन करेगा कितना क्लोज करेगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी कि कितनी आपके पास चेंज इन स्पीड आपके पास आई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस फिगर के बारे में लिखा भी गया है कि स्पीड मेजरमेंट डिवाइस क्या करेगा, आउटपुट W इज कंपेयर विद रेफरेंस डेल्टा ओमेगा टू प्रोड्यूस एरर सिग्नल डेल्टा ओमेगा, ठीक है। एरर सिग्नल डेल्टा ओमेगा इज नेगेटेड एंड देन एम्पलीफाइड बाय गेन kg, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली आपके पास ये डेल्टा ओमेगा स्मॉल वैल्यू होती है, तो इसलिए उसको निगेट किया गया, नेगेटिव लिया गया है और फिर उसको एम्पलीफाई किया गया है बाय गेन kg एंड इंटीग्रेटेड टू प्रोड्यूस अ कंट्रोल सिग्नल डेल्टा p वॉल्व विच causes the main steam supply valve to open when delta omega is negative, ठीक है। अगर डेल्टा ओमेगा नेगेटिव होगा तो वो अपने स्टीम वॉल्व को ओपन करेगा सो दैट आपकी मैकेनिकल जो इनपुट है उसको इंक्रीज किया जाए। नाउ इफ द मशीन इज रनिंग एज रेफरेंस फीड एंड द इलेक्ट्रिकल लोड इंक्रीज, अगर लोड इंक्रीज होता है तो फिर आपके पास ओमेगा विल फॉल बिलो ओमेगा रेफरेंस, ठीक है, ड्रॉप इन फ्रीक्वेंसी आएगा एंड डेल्टा ओमेगा विल बी नेगेटिव। द एक्शन ऑफ द गेन इंटीग्रेटेड विल बी टू ओपन द स्टीम वॉल्व, पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव के लिए क्या है आपने इसको ओपन करना है। टू इंक्रीज thereby increasing the electrical output of the generator, increasing the speed omega. When omega exactly equals omega reference, the steam valve stays at the new position to allow the turbine generator to meet the increased electrical load. अब आइसोक्रोनस गवर्नर का एक ड्रॉबैक ये है कि ये कांस्टेंट स्पीड गवर्नर है, ठीक है। इसका ये डिसएडवांटेज होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 से ज़्यादा जनरेटर्स जो है उनको आप इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करेंगे तो फिर ये इशू आता है कि ज़ाहिर है वो कांस्टेंट स्पीड है तो दोनों जनरेटर्स की अगर डिफरेंट रेटिंग्स है तो हर एक जो है क्या करेगा उसको अपनी फ्रीक्वेंसी पे लेके आने की कोशिश करेगा, दिल फाइट विद ईच अदर, ठीक है। हर एक क्या करेगा उसको पुल करेगा कि वो उसकी जो है सेटिंग पे आ जाए, ठीक है, सिस्टम स्पीड पे आ जाए। सो जब भी अगर आपने 2 और मोर जनरेटिंग यूनिट्स को पैरेलल में रन करना है तो उसके लिए क्या होगा कि ये आपके पास गवर्नर मैकेनिज्म के साथ आप एक फीडबैक सिग्नल भी ऐड कर लेते हैं जो कि आपके स्टीक को 0 कर लेते हैं एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जनरेटर आउटपुट। सो जो आपके पास फीडबैक लूप आप इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको फिगर में आके शो किया गया है, उसको मैं वहाँ पे जाके डिस्कस करूँगी। तो इसको नॉर्मली कहा जाता है कि ये आपका लोड रेफरेंस है, ठीक है, और इस फीडबैक एरो को रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो गेन आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, फीडबैक लूप को, विच इज़ योर एक्चुअली गवर्नर करेक्टरिस्टिक। आर आपके पास गवर्नर करेक्टरिस्टिक होता है, हर यूनिट का अपना गवर्नर करेक्टरिस्टिक होता है, उसकी अपनी ड्रूपिंग आर आपका जो है ये ड्रूपिंग इसको आप कहते हो दिस योर ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक्स। सो द वैल्यू ऑफ आर डिटरमिन द स्लोप ऑफ द characteristic, that is R determines the change on the unit output for given change in frequency, ठीक है। आपके पास आउटपुट में चेंज कितनी आई है फॉर गिवन चेंज इन फ्रीक्वेंसी। सो कॉमन प्रैक्टिस आपके पास ये है कि आर आपने आर ओनली जनरेटेड सो दैट अ चेंज फ्रॉम 0 to 100% आउटपुट रिजल्ट इन सेम फ्रीक्वेंसी चेंज फॉर ईच यूनिट, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपने क्या करना होता है कि इलेक्ट्रिकल लोड को कंपनसेट करना होता है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम 2 जनरेटर्स को ले तो दोनों जनरेटर्स की डिफरेंट ग्रुपिंग करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। लेट्स सपोज अगर उनकी ग्रुपिंग करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है तो फिर उसको किस तरह से आप सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर लेके आएंगे और किस तरह से वो दोनों जो है मिल के लोड शेयर को करेगा कंपनसेट और दोबारा अपनी फ्रीक्वेंसी को जो है नॉर्मल पे लेके आएंगे। तो ये थोड़ा सा जो है फिगर में इसको एलिब्रेट किया गया है। यहाँ पे डेल्टा पी वॉल्व ये आपके पास जो है गवर्नर का मॉडल शो किया गया है, ठीक है। आपके पास ओमेगा माइनस ओमेगा रेफरेंस डेल्टा ओमेगा, इसके ऊपर यहाँ पे ये फीडबैक पे ये आर लगा हुआ है जो कि रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास, और ये काम करता है ऑन लोड रेफरेंस। जो भी आपका लोड रेफरेंस यहाँ पे आप उसको प्रोवाइड करेंगे उसकी बेसिस पे ये काम कर रहा होता है। के जी आपके पास गेन है,
ठीक है, इसका लैप्लास लिया गया है। सो इसकी ये डिफरेंट फॉर्म्स है, इस तरह भी ब्लॉक डायग्राम इसको शो कर सकते हैं, इसको और इससे भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ये इसकी जो है ये लास्ट वाली जो है इसकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा रेफरेंस डेल्टा ओमेगा 1/r इसकी ग्रुपिंग कैरेक्टरिस्टिक है, समीशन, और ये लेट होगा 2 डेल्टा पी होल वाई बाय दिस इक्वेशन 1/1 प्लस एस टी जी। टी जी जो है आपका गवर्नर टाइम कांस्टेंट है विच इज़ एक्चुअली योर 1/kg/r। सो यहाँ पे ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन किया गया है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्पीड ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है, ठीक है, ये कोई आपके पास नॉमिनल फ्रीक्वेंसी है। अगर हम दो जनरेटर यूनिट्स को लेंगे तो यूनिट 1 की आउटपुट ये होगी और यूनिट 2 की आउटपुट ये होगी। लेट्स सपोज पहले दोनों जो है दोनों की ड्रॉपिंग कैरेक्टर्स डिफरेंट है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। पहले आपके पास जो है P1 और यूनिट 1 की आउटपुट P1 थी और यूनिट 2 की आउटपुट P2 थी। सो जब आपके पास लोड इंक्रीज आया तो आप दोनों यूनिट्स जो है लोड को शेयर करेंगे। अब यूनिट 1 कितना करेगा और यूनिट 2 कितना करेगा, ये दोनों इतने लोड को शेयर करेंगे ताकि दोबारा आपका सिस्टम किसी और कॉमन फ्रिक्वेंसी पे आ जाए और आपके पास जो है कंपनसेशन हो जाए, ठीक है ना, और दोनों यूनिट्स जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाए। जैसे पहले आपके पास दोनों F0 पे थे, F0 पे ये P1 आउटपुट दे रहा था, ये F0 पे P2 आउटपुट दे रहा था, ठीक है। लोड इंक्रीज आया, इससे भी अपने आउटपुट को इंक्रीज करना है और इससे भी अपने आउटपुट को इंक्रीज करना है। सो ये दोनों जो है यूनिट्स किसी और कॉमन फ्रिक्वेंसी एफ प्राइम पे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी गई है जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि आपके पास यूनिट 1 जो है वो अपने आउटपुट को इंक्रीज करेगा फ्रॉम P1 टू P1 प्राइम, और यूनिट 2 जो है वो अपने आउटपुट को इंक्रीज करेगा फ्रॉम P2 टू P2 प्राइम। सच द नेट जनरेशन इंक्रीजेस, ठीक है, आपके नेट जनरेशन इंक्रीज होगी और वो इंक्रीज जो है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन लोड, जितना भी आपका इंक्रीज इन लोड आया उसको कंपनसेट करेगा। ओके नाउ फॉर एग्जांपल अगर आपके पास थोड़ा सा अगर आप आर को देखें कि आर आपके पास उसको कैसे आप रिलेट करें, तो जैसे डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा पी, डी आपके पास जो है इसके ऑपोजिट था, वो डेल्टा पी बाय डेल्टा ओमेगा था, ठीक है ना, कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी की वजह से कितना चेंज इन लोड आपके पास आया था, लेकिन वो लोड आपका इलेक्ट्रिकल लोड था। ये आपका आउटपुट लोड है कि आपके पास कितना लोड में लेट्स सपोज इंक्रीज आता है तो वो फ्रीक्वेंसी को कितना ड्रिफ्ट कर रहा है। सो ये उसके थोड़ा सा ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है उसके। ओके नाउ अगर हम इसको लोड इंक्रीज को अगर हम इस सडन इंक्रीज इन लोड से रिप्रेजेंट कर, तो ये स्टेप इंक्रीज आपके पास आएगा डेल्टा पी एल बाई एस। सो ओवरऑल जो आपके पास ब्लॉक डायग्राम बनती है इट विल बी लाइक दिस। ये आपका जो है जनरेटर मॉडल है, ये प्राइम मूवर मॉडल है, ये गवर्नर मॉडल है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका ब्लॉक डायग्राम बनता है जो कि गवर्नर, प्राइम मूवर और रोटेटिंग मास स्विंग जनरेटर मॉडल, ठीक है ना। तो दिस यू कंप्लीट एन ओवरऑल मॉडल। सो अगर यहाँ से हम इस मॉडल से अगर इसको मैं डेल्टा ओमेगा के लिए सॉल्व करूँ, विल गेट दिस इक्वेशन। लैप्लास में इसकी इक्वेशन ये आएगी आपके पास, डेल्टा पी एल एस माइनस 1 बाय एम एस प्लस डी डिवाइडेड बाय 1/1/r। आप जो है इसकी डेरिवेशन चूँकि नहीं है, यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं इसको। कंट्रोल में आपने पढ़ा है किस तरह से ब्लॉक डायग्राम से आपने इक्वेशन निकालनी है डेल्टा ओमेगा, ठीक है। लेकिन आप इसको जनरलाइज सिंप्लीफाइड आप इसकी फाइनल इक्वेशन जो है याद कर ले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि ये आपके पास जो है जब स्टेडी स्टेट में चला जाएगा आपका सिस्टम, तो फिर आपके पास लिमिट के ऊपर जो है एस टेंड टू 0 हो जाएगा। सो जब आप इसके ऊपर ये लिमिट पुट करेंगे और स्टेडी स्टेट की कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन 9.20 जो है ये 9.21 में कन्वर्ट हो जाएगी। माइनस डेल्टा पी एल 1 डिवाइडेड बाई डी 1 प्लस 1/r 1 बाई डी, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं माइनस डेल्टा पी एल डिवाइडेड बाई 1/r प्लस डी। तो ये और इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करते हैं। अगर डी 0 हो जाए, ठीक है, चेंज इन स्पीड कोड सिंपली भी डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू माइनस आर डेल्टा पी एल। तो ये वही आर की इक्वेशन आपके पास बनती है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा पी एल। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये तो एक यूनिट के लिए था, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा यूनिट्स हैं तो फिर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी चेंज है उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा ओमेगा माइनस डेल्टा पी एल, जितना आपके पास चेंज इन फ्रीक्वेंसी आया है। अब आपके पास 1/r
सिंगल जनरेटिंग यूनिट के लिए 1/r, लेकिन मल्टीपल जनरेटर्स के लिए इट विल बी 1/r1 प्लस 1/r2 अप टू 1/n प्लस d। ठीक है। सो ये अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है ये आप हमने सिंपल मॉडल्स पहले देखे हैं कि आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेटिंग यूनिट, फिर हमने मॉडल को देखा है कि फ्रीक्वेंसी का फैक्टर उसके ऊपर किस तरह से आएगा, और इसके बाद हमने प्राइम मूवर को देखा है कि आपने जो फ्रीक्वेंसी में आपके पास डिक्रीज आती है, इंक्रीज आती है, तो उसको विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर आप उसको कैसे जो है उसको ओवरकम करेंगे। और एट द एंड आपके पास गवर्नर मॉडल है, ठीक है, किस तरीके से गवर्नर जो है एक्शन लेता है और किस तरीके से जो है वो कंपनसेट करता है। तो ये उसकी जो है सिंपल कैलकुलेशन है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर। थैंक यू सो मच।